Hello everyone, how are you? Today we will discuss the aldehyde and ketone topic from 12th chemistry. और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज यू नो, इन विच ब्रांच वी कैन डिस्कस द नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी हम जहाँ करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बेसिक नॉलेज जो होती है कि किस चीज़ को हमने डेफिशिएंट मानना है, इलेक्ट्रॉन रिच मानना है, उस चीज़ की नॉलेज यहाँ पर नहीं हो पाती क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से नहीं आती है. तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है रिएक्शंस को याद रखना, किस तरीके से वो सब्स्टिट्यूशन में जा रहे हैं, कहाँ पर एडिशन हो रहा है. तो थोड़ा सा बेसिक पे अगर ध्यान देंगे तो नो डाउट कि बहुत अच्छे आप कर पाएंगे. ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे पहले है कि इनका फॉर्मूला हमें पता है या नहीं पता होता. तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं. एज यू नो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो किसी भी कंपाउंड के साथ में लगकर जो किसी की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं, किसी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, देखो नॉमेनक्लेचर होता है एक तरीके से. जब हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेम देना. उस नाम का मतलब क्या होता है, सिर्फ नामकरण नहीं होता. उसका मतलब क्या होता है कि हमने चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हम इजीली डिस्कस कर सके उसकी प्रॉपर्टीज़ को. एक बार किसी चीज़ की डिस्कवरी हुई तो बार बार उसकी हर एक चीज़ को स्टडी करना इम्पॉसिबल ना हो जाए थोड़ा सा हर एक पर्सन के लिए. तो वो क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करके उनकी प्रॉपर्टीज जिसके साथ मैच करती हैं उसकी कैटेगरी में उसको पुट कर देते हैं. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं फंक्शनल ग्रुप में, इनका फॉर्मूला क्या होता है, CHO ग्रुप जहाँ आता है उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और जहाँ पर CO ग्रुप आता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन. ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. जहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है उसके बाद में बाकी देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. एज यू नो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाता है. तो उसमें से 2 बॉन्ड अगर ऑक्सीजन के साथ है, बाकी 2 वेरी कर सकते हैं. तो इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो ग्रुप यहाँ जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी. जैसे एक ग्रुप जो है वो R है और दूसरा ग्रुप जो है हाइड्रोजन है. R ग्रुप क्या होता है, जहाँ पर हमने कार्बन को फिक्स नहीं किया है कि कौन सा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन के साथ है, कितने चेन के साथ है. हमने ये बोल दिया कि वहाँ एक कार्बन भी हो सकता है, कार्बन की चेन भी हो सकती है, कार्बन की रिंग भी हो सकती है. तो वो क्या हो गया, R ग्रुप. यानी कार्बन है वो क्या है, R ग्रुप है. दूसरा बॉन्ड किसके साथ में, हाइड्रोजन है, तो उसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे. ठीक है, अगर इसी को हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे R ग्रुप के साथ में तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया. तब हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे. ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और एक जो बॉन्ड बनता है वो OH के साथ बनता हो तब इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके और भी कई सारे कंपाउंड बनते हैं, तो यहाँ इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करनी पड़ती है, इसी से उसको बना सकते हैं. इसीलिए बोलते हैं उनको डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलते हैं उनको, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो जो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जैसे कि हमारे पास R C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है, याद है ये क्या होता है, दिस इज अमाइड. अमाइड R NH2 ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अमीन. ठीक है, कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन RCO NH2 एंड R NH2. यहाँ पर CO ग्रुप आता है बीच में, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब ये कैसा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है. RCO NH2 इज अमाइड एंड R NH2 इज अमीन. दिस इज अमीन. इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफर करती हैं एक दूसरे से. ठीक है, उसके बाद है RC डबल बॉन्ड O, OR लगा दे तो ये क्या होता है, एस्टर होता है. ये भाई साहब क्या होते हैं, एस्टर होते हैं. और यहाँ अगर हम इस R ग्रुप को हटा के एक और ऐसा ही ग्रुप लगा दें, C डबल बॉन्ड O R, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, R C डबल बॉन्ड O Cl, या इसके प्लेस पर ब्रोमीन हो सकता था, आयोडीन हो सकता था, तो उसको क्या कहेंगे, असाइल हेलाइड. ठीक है, इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, तो एसिड हेलाइड बोल सकते हैं, या असाइल ग्रुप भी होता है ये, तो ये एसिड क्लोराइड है. तो ये सारे के सारे कैसे हैं जो हमने बाद में लिखे हैं, दीज आर द एसिड डेरिवेटिव. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हैं इनको, एसिड डेरिवेटिव होते हैं. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन को, उसके बाद में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करेंगे. इन एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में वो बहुत ही स्मॉल होता है,
इजी भी होता है थोड़ा सा, इनको समझ लोगे बहुत अच्छे से तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इजी लगेंगी फिर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पर। वही बात कि नॉमेनक्लेचर हमने किस लिए किया है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इजी करने के लिए, कि हम हर एक मॉलिक्यूल को डिस्कस ना करके, स्टडी ना करके, हमें सिर्फ ये पता हो कि इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप अगर है तो इस तरीके की रिएक्शंस को शो करेगा। ठीक है, एक बार उन्होंने एल्डिहाइड को फाइंड आउट कर लिया तो एल्डिहाइड के जो रिएक्शंस है वो सारी की सारी रिएक्शंस ये देगा। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने नॉमेनक्लेचर में भी उसका नाम रखना शुरू कर दिया। तो नॉमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, एक तो कॉमन और दूसरा होता है IUPAC। जो कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है वो कैसा होता है, जैसे हम घरों में निकनेम रखते हैं, छोटे बच्चों का प्यार से कुछ भी बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, तो निकनेम जैसे होता है तो ऐसे ही क्या होता है, कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है। अब ज़रूरी नहीं होता हम प्यार से किसी बच्चे को बुलाते हैं तो उसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, डब्बू डुग्गू भी कुछ बोल देते हैं तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं होता। तो ऐसे ही जो कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है उसमें किसी तरह का कोई रूल फॉलो नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं होता, किसी भी बेस पर उसका नाम हो सकता है। लेकिन IUPAC जो होता है वो एक तरीके से यूनाइटेड होते हैं, बहुत अच्छे से रूल को फॉलो करके, तब वो पैटर्न फॉलो करके नेमिंग पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सभी का कॉमन नॉमेनक्लेचर देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कॉमन नेम ही बहुत ज़्यादा फेमस होता है, मार्केट में वो कॉमन नेम से ही मिलते हैं। तो ऐसे फेमस का कॉमन नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो होता है फेमस कॉमन नेम वाले एलिमेंट को डायरेक्टली उनका कॉमन नेम दे देता है और आपसे रिएक्शंस करवाता है। तो अगर कॉमन नेम नहीं पता है तो वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो जैसे HCHO होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। CH3CHO, आप देखो इसको अगर हम लिखें C डबल बॉन्ड OH, ये एक ऐसा ग्रुप है। जो ये वर्ड होता है CH3CHO, ये एसिटो से रिलेटेड होता है, एसिटो। और ये जो H आता है ये फॉर्म से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पर COOH होता तो फॉर्मिक एसिड होता, अगर CHO है तो फॉर्मेल्डिहाइड है। ऐसे ही यहाँ पर CH3CO जो एसिटो वर्ड से रिलेटेड होता है इसको कहेंगे एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या है, अगर हम IUPAC करते तो हम क्या करते, इसमें नंबरिंग स्टार्ट कर देते। लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा और उससे नेक्स्ट को बोलते हैं गामा। इतनी भी ज़रूरत नहीं होती, उससे नेक्स्ट वैसे डेल्टा होता है, लेकिन यहाँ तक हमारा काम चल जाता है। तो ये जो अल्फा से नेक्स्ट है बीटा, इस पर एक क्या जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब देखो हमारी चेन से कुछ एक रूल जो होता है वो कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर भी अलाउ हो रहा है। देखो यहाँ पर ब्रांचिंग जैसा कुछ है कि हमने ये चेन अगर मान ली है तो ये क्या हो गई, वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, जो चेन से अलग होता है। अब देखो कई बच्चों को समझ ही नहीं आता कि चेन का कैसे कंसीडर करेंगे हम, कि उसमें ब्रांचिंग है, वो सब्स्टिट्यूएंट है या वो चेन के अंदर ही है। तो सिंपली क्या करना है बच्चों का, आपके पास जो चेन होती है उसको फेंक के देखो किस किस तरह की वो शेप ले सकती है। अब उस चेन को फेंकेंगे, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ इसी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पड़ी रहे, इस तरीके से भी जाकर गिर सकती है, ऐसे भी पड़ सकती है, किसी भी फॉर्म में जाकर वो गिरेगी। तो वो कैसी हो गई, मतलब ये कि जो एक कॉन्टिन्यूसली रिदम चलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट चेन बोलते हैं। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज़, उस चेन के अलावा जब कोई और चीज़ निकल के आते हैं उसको बोलते हैं ब्रांचिंग। क्या बोलेंगे उसको, ब्रांचिंग। और जो ग्रुप उस पर जुड़ा हुआ होता है ब्रांचिंग की तरह उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है CH3 सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा मिथाइल। क्या लिखेंगे, बीटा मिथाइल। ठीक है, क्योंकि टोटल इसके अंदर अब ये 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं ब्यूटाइलएल्डिहाइड, ब्यूटाइलएल्डिहाइड, ब्यूटाइलएल्डिहाइड। ठीक है, इससे नेक्स्ट वन देखो, है तो बिल्कुल सिंपल, और जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है, एक चेन ही होती है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, उसको हम कॉमन नॉमेनक्लेचर में N से रिप्रेजेंट करते हैं। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। इसको बोलते हैं वेनेरल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, आप देखो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो
चलो जब IUPAC करेंगे तो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा, इसको कहेंगे बीटा और इसको कहेंगे गामा। अब कई बच्चों सोच रहे हैं यहाँ से भी तो हो सकता है बीटा, गामा, डेल्टा, लेकिन डेल्टा के बाद हम कोई टर्म यूज़ ही नहीं करते हैं, एक चीज़ तो वो, दूसरा फिर वही कि हमें नियरेस्ट सब्सटेंस मिलना चाहिए जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इसीलिए इसको लिखेंगे गामा मिथाइल, गामा मिथाइल, ठीक है। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की जो ये रिंग होती है क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और इसको कहेंगे कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। जो ये CHO ग्रुप होता है जब नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, एक्स्ट्रा जब प्रेजेंट होता है तब हम उसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही, क्योंकि ये आप नॉमेनक्लेचर इनका जो कॉमन नेम है आप पॉलीमर के अंदर देखोगे, जो पॉलीमर यूनिट आएगी आपकी उसके अंदर पॉलीमर बनाने में काफ़ी यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं एक्रोलीन, एक्रोलीन, और इसको बोलते हैं क्रोटोनएल्डिहाइड, क्रोटोनएल्डिहाइड, क्रोटोनएल्डिहाइड। क्लियर हुआ। अब देखो ये तो हमने क्या डिस्कस किया है, कॉमन नॉमेनक्लेचर। आज इस कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर हमें IUPAC डिस्कस करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो वही चीज़ की हमें काउंट करना है कितने कार्बन है यहाँ पर, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिथ वर्ड, ठीक है। अब कोई और तो है नहीं यहाँ पर कार्बन जिसके साथ हमें ये चेक करना होता कि जो कार्बन कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, क्या लिखेंगे, मीथेन। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है CHO और उसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं हम AL, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मिथेनल, मीथेन का E रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, मिथेनल। क्लियर हुआ। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, मिथेनल। अब देखो जो ये एल्डिहाइड है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी 2 तरीके से होता है। अगर CHO ग्रुप इसका नंबरिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तब तो हम सफिक्स यूज़ करेंगे AL। अगर इसका CHO ग्रुप नंबरिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तब हम क्या यूज़ करेंगे, AL। लेकिन अगर वो नंबरिंग में यूज़ नहीं होता, नंबरिंग से बाहर रह जाता है, तब हम यूज़ करते हैं कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसमें हम कैसे कंसीडर करेंगे कि एक कार्बन है, वैसे तो ये कंसीडर किया जाएगा, लेकिन एक हमारे फंक्शनल ग्रुप में भी है। जैसे यहाँ था फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमने लिया था मिथ की तरह, यहाँ कितने हो गए टोटल, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, इथ। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये चेक नहीं करना है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन के साथ में अब पूरी और स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, हमें चेक करना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल है, सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो सारे एल्केन में कंसीडर होंगे। तो इथेन है ये, इथेन का लास्ट में हम क्या लगाएंगे, अल, इथेनल, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कंपाउंड कैसा है, देखो ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब देखो 4 नंबर इसको दो या इसको दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम ही है, तो हमने इसको दे दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, 3rd कार्बन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 4, ठीक है, 3 मिथाइल। उसके बाद में ब्यूटेन, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आ गया। एंड लास्टली हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर है तो ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। नेक्स्ट वन, ये तो बहुत ही इजी है, 5 कार्बन की चेन है तो 5 में क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे, अल, पेंटेनल। लेकिन कॉमन नेम थोड़ा सा अटपटा है, वो आपको याद रखना है। यहाँ देखिए इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि गामा के प्लेस पर हम इसमें नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग इस कार्बन को 1, इसको 2 और इसको 3। तो गामा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल, अदरवाइज सेम रहेगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर है ही ये 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और क्या जुड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली कर लोगे। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3। इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, इसीलिए हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, अदरवाइज़ यहाँ से करते। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करने की वजह से देखो क्या होगा, सेकेंड कार्बन पर इन ग्रुप है, टोटल कितने कार्बन है? 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोप। अब प्रोपीन नहीं लिखेंगे, एल्कीन हो गया तो क्या लिखेंगे? प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन, फर्स्ट पर क्या है? अल, प्रोप 2 इन 1 अल। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देती हूँ 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, चेन में ही इन्वॉल्व हुआ है ये, तो हमें 3 पर सब्स्टिट्यूएंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 4 कार्बन है यहाँ पर, 4 में से सेकेंड कार्बन पर इन ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट इन, ब्यूट इन या ब्यूट 2 इन, 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर हुआ? तो ये क्या थे इनके कॉमन और साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसके बाद में देखो ये देखिए, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो कीटोन के लिए सफिक्स यूज करते हैं ONE, लेकिन सबसे पहले हम इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर देखेंगे। 3 कार्बन है, देखो ये ग्रुप ऐसा ही है जैसे कि एसिटो था, इसको बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, और ये वही लिक्विड होता है जो नेल पेंट रिमूवर की तरह यूज़ किया जाता है, एसीटोन। इसके बाद में ये देखो, ये एसिटो ग्रुप तो अभी भी प्रेजेंट है और एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको कहेंगे एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। एसिटो ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में फिनाइल है, तो हमने क्या लिखा है इसको? एसिटोफिनोन। ठीक है, एक आर ग्रुप, यहाँ पर दोनों आर ग्रुप कैसे थे? एलिफेटिक थे, यहाँ पर एक आर ग्रुप एलिफेटिक है और एक कैसा है? एरोमेटिक है। अगर दोनों के दोनों रिंग हो जाते हैं तब हम इसको क्या लिखेंगे? बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, अच्छा IUPAC नेम अगर हम चेक करें तो क्या करेंगे? यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से सेम ही है, 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, एंड इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ऑन, प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर कई बच्चों का दिमाग घूमता है, 2 लगा देते हैं, 2 ऑन। गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 मेंशन करना भी इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 से फर्स्ट पोजीशन तो आप कभी नहीं लेके आ सकते। कीटो ग्रुप की फर्स्ट पोजीशन तो कभी नहीं आ सकती, 2 से ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन 2 तो एटलीस्ट आएगी ही। तो इसीलिए कॉमन जो हम 2 यूज़ करते हैं, इसीलिए प्रोपेनॉन लिख सकते हो या प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है जिस नंबरिंग में, हमें वो पेरेंट चेन लेनी होती है। ठीक है, रूल था ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कि हमें सबसे पहले तो क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया है, तो फिर भले ही हमें शॉर्ट चेन लेनी पड़े, लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन जो एल्डिहाइड है वो तो ऐसा ग्रुप है जो फंक्शन नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता। कीटो ग्रुप ऐसा नहीं है, वो नंबरिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 1 2, यहाँ इस रिंग को हमने 1 2 3 नहीं दिया, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो रिंग के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ तो नंबरिंग में आएगा नहीं, तो ये नंबरिंग में या यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर क्या है? मिथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, वैसे तो बेंजीन है, लेकिन जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगी होती है, जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यानी चेन से जब एक्स्ट्रा पार्ट में लगी होती है बेंजीन रिंग, तो उसको फिनाइल बोलते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पर है फिनाइल, तो क्या लिखेंगे इसको? 1 फिनाइल। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है, क्या यूज़ करेंगे? इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन, एंड लास्टली क्या पुट करेंगे? ऑन। लेकिन यहाँ पर आपको 1 मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सिर्फ यही ऐसा
एग्जाम्पल होता है जो बेंजीन जैसा ही होता है, जिसके अंदर कार्बन कीटो ग्रुप को 1 नंबरिंग मिलती है। तो यहाँ पर आपको 1 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 1 फिनाइल इथेन 1 ओन, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें जो ये CHO ग्रुप है, अगर ये ना हो फिर तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और हमारे पास, सॉरी वो बीच में वीडियो रुक गई थी। देखो, अगर हमारे पास में इस तरीके का कोई कंपाउंड है जहाँ पर चेन में अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर भी दें, जैसे हम यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये चेन हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और अगर हम ये चेन लेते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है और वो सब्स्टिट्यूएंट में आ गया। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अलग है तो वहाँ हमारे पास चॉइस होती है कि जो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है वो नंबरिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। लेकिन यहाँ सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम प्रेफरेंस होती है, यानी एक ऐसा गेस्ट है जिसको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है और तीनों के तीनों सेम गेस्ट की अपीयरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो IUPAC है उसने एक तरीके से रिलैक्सेशन दे दी है। उसने कहा है कि अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड हमें मिलता है जिसमें नंबरिंग देते टाइम कोई एक फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है जो सेम ही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तीनों में से किसी को भी नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखेंगे। जैसे नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3, ठीक है। इसके बाद में देखो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोप। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोप एन। अब फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं, 3 एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई एल्डिहाइड, ट्राई एल्डिहाइड, ठीक है। इसके प्लेस पर COOH ग्रुप अगर होता, COOH ग्रुप होते तीनों के तीनों, तब क्या लिखते, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर CN हो सकता था, ट्राई नाइट्राइल जिसको हम लिख सकते थे। उसके बाद ऐसा ग्रुप है, ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन है, लैब के अंदर प्रैक्टिकली आपको बहुत यूज़ करना है, इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ये भी वैसे क्या है, CHO ग्रुप रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको फिनाइल कार्बेल्डिहाइड भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, बेंजेल्डिहाइड ही बोलते हैं, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड के साथ में अगर एक और CHO ग्रुप जुड़ जाता है तब कन्फ्यूज़न, अगेन वही सेम प्रोसेस कि एक तो हमने क्या मान लिया, प्रेफरेंस है, इसको मान लिया। अगर 2 सेम ग्रुप है और दोनों ही रिंग से बाहर हैं, इसको बोलते हैं थैल्डिहाइड, थैल्डिहाइड। ये जो पीएच होता है ये साइलेंट होता है, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं पर थैल्डिहाइड ऐसा नहीं होता, थैल्डिहाइड बोलते हैं इसको, पीएच इज साइलेंट हेयर। अगर COOH ग्रुप होता, COOH दोनों, इसको बोलते थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट अ मिनट, शूट हो रही है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है डबल बॉन्ड और दूसरा है कीटोन, यानी एक तो है एल्कीन और दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन। इन दोनों में से प्रेफरेंस इसको मिलती है फंक्शनल ग्रुप में। 11th क्लास में आपने पढ़ा था, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी एक ही कंपाउंड में आपको मिलते हैं तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसका प्रेफरेंस ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो कीटो ग्रुप हैज़ मोर प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू एल्कीन, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सेकेंड हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, ये जो कार्बन की चेन है, ये कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सेन लिखते, लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्स सेकेंड पोजीशन पर है, 2 इन 1 पर एक कीटो ग्रुप है तो 1 ओन, ठीक है। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, क्लियर हुआ। आई होप आप सभी को ये जो नॉमेनक्लेचर है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी का डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई सजेशन है, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आ रहा, देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है, अब उसके बाद में वैसे तो आइसोमेरिज्म आता है जहाँ पर हम फंक्शनल मेटामेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। छोड़ेंगे नहीं उस टॉपिक को, लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड लगा लो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड लगा लो। तो उसके बाद वैसे तो टॉपिक आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CO बॉन्ड।
स्ट्रक्चर ऑफ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मतलब ये कि जैसे हमें अपने फैमिली मेम्बर्स का पता होता है कि कोई अगर गेस्ट आएगा तो वो किस तरीके से रिसीव करेंगे, कोई प्यार से करेगा, कोई गुस्से से करेगा, कोई आलसी होता है, कोई बहुत अच्छे से खातिरदारी करेगा, कोई बातों में बहुत अच्छे से लगा सकता है, तो हर एक में अपना अपना टैलेंट होता है। तो अगर हमें पता होता है कि अगर आज इसको रुकना है और कोई गेस्ट आने वाला है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो हम चेंज कर देते हैं मेंबर को। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमें यहाँ बॉन्ड का पता चल जाता है, बॉन्ड का नेचर पता चल जाता है, तो उसी तरीके से इनकमिंग ग्रुप किस तरीके से अटैक करेगा, कहाँ आकर के जुड़ेगा, भी गेस्ट नाराज़ होगा या प्यार से आपको बताएगा कि बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, ये है वो है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब हमें नेचर का पता होता है। ठीक है, उसी नेचर को हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s1, 2p3। ये एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैसे 2s2, 2p2 होती है, लेकिन एक्साइटेड के बाद में 2s1, 2p3 होती है। इसको लिखेंगे कैसे, एक ऐसे ऑर्बिटल के अंदर ये 2s है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद क्या है 2p जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है उसके पास भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन के पास 1s2, 2s2, 2p4 ये होती है। ये कम्प्लीटली फिल्ड है, कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर नहीं किया, तो इसको कंसीडर करेंगे। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ में जब बॉन्ड बनाता है तो एक तो कार्बन, यहाँ मान लो हमने कार्बन ही लगा दिया, R ग्रुप है और एक H है, एक बॉन्ड जुड़ जाता है R के साथ में, एक बॉन्ड जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ में, एक बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ में, अगेन दूसरा यहाँ। जब पहला बॉन्ड बनता है तो सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड सेम एटम के साथ बनता है तो उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ बना है पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये जो एटम है अपनी एनर्जी को एक तरीके से क्या करते हैं, मैच करने के लिए, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मैच करने के लिए मिक्सिंग कर लेते हैं ऑर्बिटल्स को, सेम एनर्जी लेवल के रीजनरेट होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है वो किस तरीके से होती है, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बच्चे कितने, एक s का ऑर्बिटल है और ये p के कितने ऑर्बिटल हैं, 1, 2। ठीक है, एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। और डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं, उसमें से हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना होता है, तो 1, 2 और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड हो गए। तो 3 ऑर्बिटल हमारे पास होने चाहिए, जिससे अगेन हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आती है sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर होती है किस तरीके से बॉन्ड होता है, ये देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हमेशा, वैसे s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भले ही उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हो, d2sp3 हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल बनते हैं, एक लार्जर लॉब का बनता है और एक स्मॉलर लॉब का बनता है। तो ऐसे ऐसे 3 ऑर्बिटल हैं जो sp2 के हैं, तो 3 ऐसी हमारे पास क्या होंगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं अभी स्ट्रक्चर बना करके कार्बन का। एक लॉब हमने बना दी है इस तरीके से, एक ये है और एक इधर है। इन तीनों लॉब के बीच का जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर अगर हम लेते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है और सभी के बीच में कैसा एंगल होता है, 120 डिग्री का। और एक प्लेन के अंदर है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, इसको प्लेनर लिखा है। देखो जैसे ऐसे है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, एक ऑर्बिटल इसकी ऐसे है, एक इस थंब के पास है और एक इस साइड है, इस तरीके से है। तो ये कैसा हो गया, एक ही प्लेन में हो गया। ठीक है, इस प्लेन से ना तो अबव साइड में आया है ना इसके बैकवर्ड आया है, तो एक ही प्लेन के अंदर हो गया। तो क्या कहेंगे हम इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, एक ये लोब होती है अबव द प्लेन, इसको कहेंगे, और लोअर साइड में होगी तो कहेंगे बिलो द प्लेन। ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। जो p ऑर्बिटल होता है
वो हाइब्रिडाइज नहीं होता जो डबल बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड देखा था ना हमने, वो कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होता, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचता है। और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, दो सेम लोब होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे दो सेम लोब को, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ये कैसी है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब इधर क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसके साथ में इसने बॉन्ड बना लिया। यहाँ बॉन्ड बने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, ठीक है। यहाँ ये एक आर ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका भी कैसा होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, जिसमें एक लोब जो होगी वो स्मॉल होगी और एक कैसी होगी, लार्ज होगी। जब ये मिल जाती हैं जहाँ पर, वहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। दूसरा हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन की एक ही कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल ही होता है और s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो यहाँ ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब इस p का, ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, एक p ऑर्बिटल जो कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसकी सेम लोब होंगी, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये इसके साथ में क्या करता है, ओवरलैपिंग, अबव लोब की अबव द प्लेन ओवरलैपिंग होगी और बिलो लोब्स की बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होगी। इससे क्या बना है, ये पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी सिग्मा जो आर ग्रुप के साथ बना है, ये हाइड्रोजन के साथ बना है, ये भी कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O, इधर R ग्रुप है और इधर हाइड्रोजन ग्रुप है। ऑक्सीजन ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग से शेयर किए हैं और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से शेयर किए हैं, मतलब शेयर किए हैं। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर आ गया स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर आ गया स्लाइटली पॉजिटिव। मतलब ये कि ऑक्सीजन फिलहाल इलेक्ट्रॉन से भरपूर है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब वो कहाँ आकर के जुड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये आकर जुड़ेगा कार्बन पर, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यानी जब भी हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे वो किस पर करवाएंगे, कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहाँ आकर जुड़ेगा, इन दोनों में से। जिसके पास पहले ही नहीं है इलेक्ट्रॉन तो वो वहाँ आएगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए थोड़े बहुत, तो वो आकर जुड़ेगा ऑक्सीजन के पास। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा ऑक्सीजन पर और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा कार्बन पर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये दोनों कंसेप्ट, नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ऑफ CO बॉन्ड, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।